हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा सारथी प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अभि यादव। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड के क्लास 12 की जब हम शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले हमें इतिहास के बारे में कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास के पीछे की वजह क्या है। इतिहास पढ़ते टाइम हमें कुछ सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए। सावधानियाँ क्या हैं, हमें वो भी देखना है। तो उससे पहले इतिहास क्यों पढ़ना है, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो हमें बरतनी चाहिए। अब सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तो एक चीज़ देख रहे होते हैं कि आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये होगा कि वो किसी दल से, किसी पार्टी से जुड़े हैं और उस विचारधारा के तौर पे वो इतिहास को पढ़ रहे होंगे। बट आप इतिहास पढ़ते टाइम किसी विचारधारा से जुड़ के नहीं पढ़ सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को विचारधारा के तौर पर नहीं समझ सकते हैं। अगर आपको गांधी को समझना है तो गांधी बन के समझना पड़ेगा। अगर आपको अम्बेडकर को समझना है तो अम्बेडकर बन के समझना पड़ेगा, ना कि आप किसी एक विचारधारा से जुड़ के उनको समझ सकते हैं। आपको अगर समझना है इतिहास तो धर्म, जाति जैसी चीज़ों से ऊपर उठ के चेतना के साथ, रेशनैलिटी के साथ समझना पड़ेगा, तब आपको इतिहास ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकता है। इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो आप इतिहास को धार्मिकता से नहीं पढ़ सकते हैं। किसी एक धर्म का होकर के इतिहास नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इतिहास धर्म से नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियों से बनता है। आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अब इतिहास पढ़ता है तो इतिहास में धार्मिकता और सांप्रदायिकता जब हम देख रहे होते हैं तो इतिहास में धार्मिकता और सांप्रदायिकता हम देखते हैं तो धार्मिकता और सांप्रदायिकता में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। हम जब इतिहास को धर्म के माध्यम से पढ़ रहे होते हैं तो वो आपका अपना अधिकार है, आप किसी भी विचारधारा से जुड़े हों, आपका अपना अधिकार है, आप किसी भी धर्म से जुड़े हों, लेकिन आप किसी धर्म के विचारधारा से चल के इतिहास नहीं समझ सकते। हाँ, आपका वो अधिकार है, आप उस विचारधारा से जुड़े रहें, आप उसका पालन करें, लेकिन आप इतिहास को अगर धर्म से समझेंगे तो फिर वो इतिहास धार्मिक तौर पे हो जाता है और वो इतिहास नहीं रह जाता। इतिहास को परिस्थितियों में देखें, आप क्या परिस्थिति के साथ इतिहास को पढ़ते हैं। आप गांधी को पढ़ रहे हैं तो गांधी की जो आंदोलन है, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ही हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे करके गांधी ने आंदोलन क्यों नहीं कर दिया। गांधी हिंसक आंदोलन 1920 में कर सकते थे। जैसा कि देखा जाता है कि हिंसक आंदोलन 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ उसमें गांधी हिंसक आंदोलन क्यों नहीं किए। आंदोलन कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या वजह है कि गांधी ने अहिंसा का पालन किया, हिंसक आंदोलन नहीं किया। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक तरफ वो लोग हैं जो अंग्रेजी सैनिक है, अंग्रेजी सैनिक ऐसे हैं जो पहले से ही हथियारों से लैस हैं। दूसरी तरफ भारतीय समाज है जिसके पास ना शिक्षा है, ना तो उनके पास कपड़ा है, ना खाने को है। एक ऐसी जनता जिसके पास कपड़ा नहीं है, शिक्षा नहीं है और खाने को नहीं है, वो जनता एक आंदोलन करे, वो भी हिंसक आंदोलन करे, उस परिस्थिति के लिए कहीं से भी सही नहीं था। ये वजह रहा गांधी का असहयोग आंदोलन के समय में अहिंसा का पालन करना। तो आप जब गांधी को पढ़ रहे होंगे तो गांधी के बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप रूबरू होंगे, और आप गांधी के विरोधी बन के तो इतिहास नहीं पढ़ सकते हैं। आप नेहरू के, पटेल के, अंबेडकर जी के विरोधी होकर आप इतिहास नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, क्या वजह है कि इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें जो आज के समय में क्या सुधारात्मक कदम के तौर पे देखे जा सकते हैं। इतिहास में हमें ये देखना है कि कौन से हड़प्पा सभ्यता में ऐसी चीज़ें रहीं जो आज के वर्तमान समय में प्रासंगिक बनी हुई हैं और आज भी हम उन चीज़ों के तौर पे सुधार किया जा सकता है। जैसे जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला टॉपिक ही है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे नाली की सफाई। जब हम नालियों की सफाई देख रहे होते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में जो नालियाँ हुई थी वो ढकी हुई थी, सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था और नालियों को मेन होल से जोड़ा गया था। आज अभी हम वर्तमान समय में अगर देखें तो वर्तमान समय में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि घर है, घर के बाहर नाली है और नालियों में पूरा कचरा है, मच्छर, मक्खी
ऐसे ही भिन्न भिन्न करते जा रहे हैं। और ठीक है, हमें गुजरना ही है वहाँ से तो हम जाते हैं, लेकिन वही चीज़ हम अगर हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं तो वो काफ़ी साफ़ सफाई के तौर पे जोड़ा गया था। तो कहीं न कहीं उस इतिहास से भी हम आज वर्तमान में सीख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हाँ, साफ़ सफाई के तौर पे हड़प्पा सभ्यता काफ़ी बेहतर सभ्यता रही है। हम देखते हैं कि जो सड़कें थी हड़प्पा सभ्यता की, वो समकोण पर कटी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं वो समकोण पे कटी हुई थी। आप जब सड़कों समकोण पर कटी हुई सड़कें हैं और जो घरों के दरवाजे होते थे वो मेन सड़क पर ना खुल करके गलियों में खुले होते थे। अब आज भी अगर हम ग्रामीण एरियाज़ में, जो रूरल एरियाज़ हैं, अगर आप उसमें देख रहे हैं तो रूरल एरियाज़ में कहीं ना कहीं हम नोटिस कर रहे होते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसे, अभी तो खैर धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी हमें गाँव में दिखता है कि नहीं, हाँ, वहाँ पे भी जो घर के दरवाजे हैं वो मेन सड़क पर ना खुल करके गलियों में खुलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट आप सड़क पे ना हो, उसके वजह से ये चीज़ें की जाती हैं। खैर, जब आप इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, जब आप ये देख रहे हो तो एक याद आता है ना कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो खैर, आप चाहें या ना चाहें, इतिहास तो पढ़ना है, और जब इतिहास शुरू किए हैं तो इतिहास पढ़ेंगे भी। अब आते हैं टॉपिक पे, और ये चीज़ हड़प्पा सभ्यता में हम ये देख रहे होते हैं तो क्यों पढ़ना चाहिए, एक उसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जब हम इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो इतिहास में हम देखते हैं बुद्ध आते हैं, जैन आते हैं और हमें समानता की चीज़ें सिखाते हैं, हमें लोगों में भेदभाव को कम करने की चीज़ें सिखाते हैं। उसको भी आज वर्तमान में हमें व्यवहारिक तौर पे पालन करने की ज़रूरत है। हमारे संविधान में कहीं ना कहीं हमें अधिकार तो है कि समानता होनी चाहिए। आर्टिकल 15 के तहत, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो अनुच्छेद 14 है और अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में हमें समानता का अधिकार दिया गया है। अनेक तरीक़ों से समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम एक चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं कि वर्तमान समय में अधिकार तो है, लेकिन क्या वो व्यवहारिक तौर पे हम उसको लागू कर पा रहे हैं? क्या व्यवहारिक तौर पे वो चीज़ें हो पा रही हैं? शायद नहीं, क्योंकि संविधान होना और संविधानवाद होना दो अलग चीज़ें हैं। आप अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन जब राजनीति पढ़ेंगे तो ये संविधान और संविधानवाद बताया जाएगा। संविधान कानूनों नियमों का एक संग्रह है जहाँ पे नियम कानून लिखे हुए हैं, और उसकी एक विचारधारा जो व्यवहारिक रूप है वो संविधानवाद है। तो क्या व्यवहारिक तौर पे हमारा जो संविधान है वो लागू हो पा रहा है? शायद पूरी तरीके से तो नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में जाति व्यवस्था, धार्मिक चीज़ें और वो सब के तौर पे भेदभाव अभी भी है हमारे समाज में। तो खैर, उसको एक बार देखने की और अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। अभी अगर हम संविधान और संविधानवाद की अगर बात करें, एक डिफरेंस के तौर पे हम देखें तो हम देखते हैं कि कुछ हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, इन देशों में संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। यहाँ क्या व्यवहारिक तौर पे संविधानवाद है? यहाँ पे व्यवहारिक तौर पे संविधान चलता है? शायद नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पे व्यवहारिक तौर पे चलता तो शायद वहाँ की व्यवस्थाएं और बेहतर हो सकती थी। वहीं हमें एक देश दिखता है ब्रिटेन। जब हम ब्रिटेन को देख रहे होते हैं तो ब्रिटेन में संविधान तो नहीं है लेकिन संविधानवाद है। वहाँ संविधान नहीं है लेकिन संविधानवाद है। लोगों के मन में ये है कि हाँ, ये हमारे अधिकार हैं। तो हम किस हद तक अपने देश में अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो सकते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो खैर, टॉपिक पे आते हैं और हम इतिहास से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें समानता जैसी चीज़ें दिखाई दे, समानता को हम किस प्रकार आज वर्तमान समय में लागू किया जा सकता है। अब एक आता है मौर्य काल, गुप्ता काल। ये खैर चीज़ें टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे और देखेंगे, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करते रहिएगा, नोटिस ये करिएगा कि आप किसी भी व्यक्ति का विरोधी होकर ना रहिएगा। आप अंबेडकर को पढ़िएगा तो अंबेडकर के विरोधी मत होइएगा। हम गांधी के 1920 का बात कर रहे थे। आज 1920 के समय में, आज के समय में हम एक चीज़ देखते हैं कि जब हम कोई प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अपनी बातें सरकार से मनवाने के लिए, तो हम एक चीज़ करते हैं। वो चीज़ होती है कि हम
शांति के साथ, अहिंसा के साथ सरकार के सामने अपनी बातें रखते हैं, अहिंसा के साथ हम प्रदर्शन करते हैं और हम अपनी बातों को पूरा करवाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। खैर, क्या 1857 की तरह क्या हम संग्राम करें? स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा 1857 का हुआ था, क्या उस तरीके से, क्योंकि 1857 में एक तरफ अंग्रेजी सत्ता थी जो सरकार में थी, एक तरफ आम जनता थी जो भारतीय समाज का था। अब ये 1857 के समय में क्या हम उस तरीके से मांग जिस तरीके से किए थे 1857 में, क्या उसी तरीके से हम आज के समय में, वर्तमान समय में हम अपनी मांगों को सरकारों से कर सकते हैं? नहीं। वजह कि हमने एक लोकतांत्रिक देश में कहीं भी आप नकारात्मक तत्वों को लेकर के आप मांग नहीं कर सकते हैं। आप जब भी करेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, और लोकतांत्रिक तरीके का सबसे बेहतर तरीका होता है अहिंसा, जो शायद हमें गांधी से सीखा जा सकता है। और गांधी ने 1920 के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी के 3 आंदोलन रहे हैं। गांधी के 3 आंदोलन जो अहिंसा के रूप में रहे हैं, और आज शायद हम इसी अहिंसा के तौर पे जो 1920, 1930, 1942 में जो 10-10 साल के बीच के डिफरेंसेस रहे हैं, उसके बाद गांधी जी ने एक एनर्जी पाई और फिर से आंदोलन करना शुरू किया। तो कह सकते हैं कि ये जो अहिंसात्मक रूप रहा है, शायद आज हम उसी का पालन करते हुए एक लोकतांत्रिक देश में हम अपने लिए कहीं ना कहीं अहिंसा के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करवाते हैं सरकारों से। अब हम बात अगर इस चीज़ों की करें तो कहीं ना कहीं हम अम्बेडकर की भी बात करेंगे। अम्बेडकर किसी जाति से विरोध करते नहीं, अम्बेडकर एक व्यवस्था का विरोध करते, और अम्बेडकर जो थे वो समानता की बात करते हैं, महिला अधिकारिता की बात करते हैं। अम्बेडकर ने एक समाज में सामाजिक तौर पे सबको सम्मान दिलवाने की बात करते हैं। तो अम्बेडकर को इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है, और शायद अम्बेडकर से सीख करके आज के समय में हम ये चीज़ें कर सकते हैं और समानता के तौर पे हम देख सकते हैं हमारे अधिकार बिल्कुल हैं। हम ये चीज़ें देखते हैं कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 जो हमें धर्म की स्वतंत्रता भी देता है। लेकिन ये धर्म की स्वतंत्रता क्या अभी है? क्या प्राचीन समय में कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं? ये जो अम्बेडकर ने सुधार किया, ये कब से शुरू हुआ? क्या ये वर्ण व्यवस्था के समय से शुरू? अगर वर्ण व्यवस्था के समय से शुरू हुआ तो जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था जब शुरू हुआ तो ये कर्म के आधार पे बटा हुआ था, ना कि जाति के आधार पे। उत्तर वैदिक, जो कि वैदिक काल जब हम पढ़ेंगे तो वैदिक काल में हम देख रहे होंगे कि वैदिक काल में 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो यही जो कर्म के आधार पे था वो जाति आधारित हो जाएगा। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वजह रही है कि ये चीज़ें, वर्ण व्यवस्था जो कर्म आधारित शुरू हुआ था वो बाद में चल के जाति आधारित रूप ले लेता है, और काफ़ी ज़्यादा कि एक ऐसा समाज जो शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़ता चला गया, और एक ऐसा समाज जो शिक्षा के क्षेत्र में दबता चला गया। वो महिलाएं जो ऋग्वैदिक पीरियड में, जो ऋग्वैदिक काल में जो सभा और समितियों में भाग लेती थी, वो उत्तर वैदिक काल आते आते सभा और समितियों से काफ़ी दूर होती चली गई। इसके लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई, उनको कुछ छूट दिया जाए, इसलिए वर्तमान समय में हम आरक्षण की बातें करते हैं। तो खैर, जब हम पॉलिटिकल पढ़ रहे होंगे तो हम ये भी देखेंगे कि आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए, कब तक दिया जाना चाहिए, और आरक्षण में और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ओवरऑल हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जब भी आरक्षण आपको दिया जा रहा है, ठीक है, आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन उसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए कि किसे दी जाए, किसे ना दी जाए। जो योग्यता के साथ हो, जो एक योग्य व्यक्ति हो चुका हो, जो अपना एक मुख्य धारा में पहचान बना चुका हो, शायद उसको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इसकी समीक्षा किए जाने की ज़रूरत है। तो अब हम बात करते हैं कि नेहरू आएंगे, पटेल आएंगे, तो ये हमारे देश के व्यक्तित्व, ये व्यक्ति
जो उन परिस्थितियों में कौन कौन से सिचुएशन में कौन कौन से निर्णय लिए। 1920 की परिस्थिति जो कि हम आपको बताएं, 1920 की परिस्थिति में चाह कर भी गांधी हिंसक आंदोलन नहीं कर सकते थे, वो अहिंसा का ही पालन करते। 1930 1942 के आंदोलन में गांधी 1942 में लगभग कुछ हद तक गांधी चेंज होने लगे थे, गांधी में कुछ परिवर्तन आने लगे थे और कहीं ना कहीं वो एक ताकत के साथ उभरना शुरू किए और बेहतर उभरे। जब हम बात कर रहे होते हैं कि 1920 की परिस्थिति, तो हम 1920 की परिस्थिति में आंदोलन के पीछे का एक कारण, सबसे बड़ा कारण है प्रथम विश्व युद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, प्रथम विश्व युद्ध है। हम जब प्रथम विश्व युद्ध देखते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध की कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ रहीं जो 1920 में आंदोलन करने के लिए खड़ा कर दी। जब हम 1947 1945 के समय में जाएंगे तो हम ये एक चीज़ देखेंगे कि क्या कारण रहा कि जो गांधी हैं, जो पटेल हैं, जो नेहरू हैं और जो जिन्ना है, वो किस तरीके से पाकिस्तान की डिमांड करते, किस तरीके से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करते, किस तरीके से वो एक साथ रखना चाहते। हम इसका भी देखा जाएगा, इस पे चर्चा की जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज़ें रही, हम ये भी देखेंगे कि 1947 के भारत की आज़ादी में द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव रहा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसका भी प्रभाव हमारे भारत की आज़ादी पर है। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जो ब्रिटिश सेना थी, उसकी सेना, उसका पैसा आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो गया, सैनिक रूप से कमज़ोर हो गया और कहीं न कहीं वो भारत के ऊपर शासन करने से हिचकिचाहट महसूस करने, क्योंकि उसके अंदर आर्थिक जो कमज़ोरी है, सैनिक कमज़ोरी है। अब इस तौर पे वो कभी भी एक ऐसे देश पे जो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध, इन दोनों विश्व युद्धों के बीच में एक ताकत के तौर पे उभरा। और जो भारतीय व्यापारी हैं, कह सकते हैं कि भारत का देसी पूंजीवाद और ब्रिटेन का विदेशी पूंजीवाद, इन दोनों की टकराहट शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। इतिहास में हम जब चलेंगे तो और भी चीज़ें हैं, गुप्ता साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, इन चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। और देख रहे होंगे कि जो अशोक है वो किस प्रकार से अभिलेखों के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता सिखाते हैं। आज हमारे भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता की ज़रूरत है, और क्या हम उस समय मौर्य काल से, जो मौर्य डायनेस्टी रही है, क्या हम उससे आज के समय में सीख सकते हैं कि किस प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता बनाई जा सकती है। क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता हमारे, ठीक है, हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता का अधिकार है, हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि अशोक के अभिलेखों में कहीं न कहीं इन बातों को बताया गया है। और अभी हम जो धार्मिकता और सांप्रदायिकता की बात बता रहे थे, तो हम उस पर एक चीज़ बताना है कि इन अभिलेखों में कुछ बातें हैं जो बताई गई हैं, धार्मिकता और सांप्रदायिकता। जब हम धार्मिकता और सांप्रदायिकता में इतना ही फ़र्क है कि जब हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं, प्रसार कर रहे होते हैं, अपने विश्वास के साथ, विचारधाराओं के साथ मानते हैं, तो वो अपने धर्म की स्वतंत्रता होती है। लेकिन वही धार्मिकता के तौर पे जब हम अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने धर्म को विशेष रूप से प्रदर्शित करने के लिए जब किसी और धर्म की बुराई करनी शुरू कर देते हैं, तो वो धार्मिकता सांप्रदायिकता का रूप लेने लग जाता है। और अशोक के अभिलेख में भी ये बातें की गई है कि आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन अपने धर्म को बढ़ाने के लिए किसी और धर्म को विरोध नहीं करना चाहिए, किसी और धर्म को दबाना जरूरी नहीं है। आप अपने धर्म के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको बताइए, उससे लोग आकर्षित होंगे और बिल्कुल होंगे। तो खैर, ये जब टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे तो इन चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे सारे टॉपिक हम आपको अवेलेबल करवाएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। और इससे पहले एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। तो इन चीज़ों में हमने देखा हड़प्पा सभ्यता से क्या सीख सकते हैं, मौर्य काल से क्या सीख सकते हैं, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर रहा वो उत्तर वैदिक काल में जाति आधारित हो गया, तो उससे हम क्या सीख सकते हैं वो भी ज़रूरी है। ऋग्वैदिक काल में समाज किस प्रकार से एक प्रोग्रेसिव सोच पे था। हमारे यहाँ जब पूरे विश्व में
एक कहते हैं लोग रहने का सोच रहे थे, तब हमारे यहाँ 5000 साल पहले एक नगरीय सभ्यता डेवलप हो गई। द्वितीय नगरीय व्यवस्था जो थी वो महाजनपद, बौद्ध इन समय काल में आया। तो हमारे यहाँ जो नगरीय व्यवस्था है वो एक पहले से ही चली आई और कहीं ना कहीं उसका एक फ़ायदा भी हुआ। हमारे जो अगर हम व्यापार के क्षेत्र में देखें, अगर हम व्यापार के क्षेत्र में देख रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता के समय में जो हड़प्पा को सभ्यता में जो सिंध का क्षेत्र था उसको हम मेलुहा कहते थे। इसको बाद में हम चर्चा करेंगे इस पर। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो व्यापार होता था ये मेसोपोटामिया से, मिस्र से, ये भी इसी के समकालीन की सभ्यताएं हैं। मेसोपोटामिया, मिस्र और बाकी जो सभ्यताएं कुछ हैं वो भी इसी के समय की हैं। और ये जो व्यापार है प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक आज भी वैसे ही व्यापार चलता आ रहा है। आज भी व्यापार उसी मार्ग से, समुद्री मार्गों से होता है और उन बंदरगाहों को देखा जाता है। तो खैर इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन से व्यापार हैं जो कहाँ कहाँ से होते हैं, कौन कौन से बंदरगाह हैं। आपको लाइन वाइज बंदरगाह भी नोट कराया जाएगा। तो ये एक चीज़ है कि आप बस लास्ट में एक ही चीज़ कहेंगे, आप जब भी पढ़िए इतिहास को रेशनल होके पढ़िए, क्योंकि इतिहास रेशनल से अब जैसे अभी तो आईपीएल चल रहा है, तो खैर आईपीएल में कल आरसीबी जीत गए। आरसीबी के बहुत सारे यहाँ फ़ैन होंगे। अब जब आरसीबी के फ़ैन होंगे तो आरसीबी वाले तो खुश हुए होंगे। खैर हम भी आरसीबी के फ़ैन हैं गलती से, तो वो ट्रॉफ़ी जीते या ना जीते फ़ैन तो हम रहेंगे। क्या है ना कि लॉयल्टी ऑन द पीक, अगर आप आरसीबी के फ़ैन हैं तो पढ़िए। हाँ, एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि आईपीएल का जब समय शुरू है तो शायद बेरोज़गारी का पता ना चल रहा हो। आईपीएल शुरू है तो बेरोज़गारी का पता नहीं चल रहा, हमें नहीं पता चल रहा होगा कि हम बेरोज़गार भी बैठे हैं। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ठीक है, आरसीबी टीम है हमारी, सपोर्ट करिए, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए, वो आपके लिए भी बेहतर है। और शायद फ्यूचर उसी लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। खैर हम भी हैं तो बाहर ही हैं, तो पढ़ाई हम भी कर रहे हैं, देखते हैं चीज़ें। खैर खाना खुद के हाथ से बनाना और बाकी चीज़ें करना कहीं ना कहीं एक होता है कि घर का खाना मिल जाता तो कितना बेहतर होता है। क्योंकि आप जब मेस में खाना खा रहे होते हैं, होटल में खाना खा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा वो होता है कि वो टेस्ट, वो स्वाद नहीं मिल पाता जो हमें शायद घर से मिल सकता है। तो ठीक है, आप बिल्कुल करिए, पढ़ाई पे ध्यान दें, बेहतर रहेगा आपके लिए। और थोड़ा सा एक चीज़ है ना कि अभी मोहब्बत की चीज़ें कुछ ज़्यादा चलती हैं, तो शायद आप उन लोगों से या उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें तो बेहतर है। वो क्या है ना कि हम किताबों में उलझे हुए व्यक्ति हैं, हमारा वाला मोहब्बत से क्या वास्ता। तो मोहब्बत से वास्ता ही नहीं होना चाहिए और आप अभी किताबों में रहिए। कहते हैं ना कि जो सिरहाने तकिया कम हो और किताबें ज़्यादा हों तो ज़िंदगी खुशहाल होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।